नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी जानकारी, उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, अमरोहा की नौगवा सादात सीट पर मतदान शुरू हो गया है, तो वहीं बुलंदशहर टुंडला में भी मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बांगरमऊ, मागरमऊ, मल्हनी, देवरिया में मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी खबर से आपको रूबरू हम करा रहे हैं। दरअसल आज यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। कुल 88 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला आज मतदाता करेंगे और उन मूलभूत समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे मतदाता जो आए दिन उनसे दो चार होती हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 7 विधानसभा सीटों पर जो मतदान है वो शुरू हो गया है। दरअसल आपको बताएं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू, प्रदेश अध्यक्ष यूपी के, साख की लड़ाई है इन दोनों की। और यूपी में जितने भी कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे तब सबने अपना दमखम दिखाया था, बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने दमखम दिखाया था। तो आज उन स्टार प्रचारकों की जितनी भी सभाएं हुई, जितनी भी रैलियां हुई, सबका फैसला आज होगा। मतदाता किसको वोट करेंगे ये आज देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आपको बताएं कि आज 7 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग है वो होनी है। कुल 88 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अमरोहा की नौगवा सादात सीट पर मतदान शुरू हो चुका है, क्योंकि सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू होना था, तो 7 बज चुके हैं और मतदान जो है वो शुरू हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं और लगातार आपको अपडेट कराएंगे मतदान से। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, चुनाव प्रचार थम गया और आज 7 विधानसभा सीटों पर ये जो वोटिंग है वो की जा रही है, क्योंकि 7 बज चुके हैं। 7 बजे से मतदान शुरू होना था और फिलहाल मतदान शुरू हो गया है। यूपी में उपचुनाव का जो मतदान है वो फिलहाल शुरू हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीवीपैट मशीनों से ये मतदान हो रहे हैं। कुल 88 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला आज होना है और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव है आज, जिसमें से 6 सीटों पर सीधे बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर देखने को आज मिल सकती है। देखिए, 7 में से 6 सीट जिसमें बीजेपी और सपा के उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने के टक्कर में है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आमने सामने की टक्कर आज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि कभी कभी निर्दलीय भी किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं, तो अब ये देखने वाली बात रहेगी 10 तारीख को कि किंग मेकर की भूमिका में कोई होता भी है या बहुमत से बीजेपी या कांग्रेस या फिर सपा जीतती है। बहरहाल आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए जो होने हैं उसका मतदान शुरू हो चुका है। 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा और ये चुनाव अमरोहा की नौगवा सादात सीट, बुलंदशहर सीट, टुंडला सीट, उन्नाव के बांगरमऊ, कानपुर के घाटमपुर, देवरिया सदर और जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं। दरअसल निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की दुकानें 48 घंटे पहले ही बंद कर दी गई थी। ये भी अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 48 घंटे पहले ही जो शराब की दुकानें हैं वो बंद कर दी गई थी, क्योंकि लगातार ये आवाज़ उठाई जाती है कि जब भी उपचुनाव होते हैं या जब भी चुनाव किसी भी शहर में होते हैं, किसी भी जगह होते हैं, तो जो अवैध शराब है या शराब है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पहले ही 48 घंटे पहले ही शराब की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, चुनाव प्रचार थम चुका है और अब जनता की बारी है। जनता किसको वोट देती है, किसको सत्ता तक पहुंचाती है और किसी को खाली हाथ लौटना पड़ता है। बहरहाल आपको बताया कि निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की दुकानें जो थी वो 48 घंटे पहले ही बंद कर दी गई थी। मतदान के लिए इन इलाकों में अवकाश घोषित किए गए हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर जो आपको बताएं कि अवकाश भी घोषित कर दिए गए हैं आज के दिन। बड़ी और अहम जानकारी,
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कानपुर से शिवराज साहू जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। शिवराज, मतदान शुरू हो गया है क्योंकि कोरोना काल में ये मतदान है। सबसे पहले मेरा सवाल यही कि प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, ईसी की क्या कुछ तैयारियां? निकता आपको बता दूं, कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर शासन और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। कोरोना काल को देखते हुए जो भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखने की बात की गई। हालांकि अभी सुबह का समय है और अभी मतदाता घरों से निकलना शुरू कर रहे हैं। इक्का दुक्का मतदाता ही बूथों पर पहुंच पाए हैं। तो अभी तो खैर निकता आपको बता दूं कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीतेगा, भीड़ बढ़ेगी और मतदान केंद्रों में जब भीड़ बढ़ेगी उस समय देखने वाली बात होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना पालन होता है और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कितना ध्यान में रखा जाता है। और क्या कुछ तैयारियां आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि मतदाता जो है आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने जाएगा। क्या मूलभूत समस्या रही हैं उन्नाव की? निकता बिल्कुल आपको बता दूं, तैयारियों की बात की जाए तो कानपुर के घाटापुर विधानसभा में 8000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिससे कि जो मतदान है वो शांतिपूर्वक हो सके और किसी प्रकार की कोई विघ्न न आए। 8000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। और समस्याओं की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की सुविधाएं और उसके साथ साथ जो पोलिंग बूथों पर मतदाता पहुंचेंगे उनकी देखरेख के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। किसी प्रकार से कोई ऐसी अप्रिय घटना न घटी तो जिससे कि मतदान में समस्याएं आए। इसके साथ साथ आपको बता दूं, घाटापुर विधानसभा में तकरीबन 3.25 लाख वोटर हैं जो सब प्रत्याशी का फैसला करेंगे। 4 प्रत्याशी जो मूल रूप से 4 पार्टियों के प्रत्याशी रहे हैं उनके बीच में लड़ाई है। अगर बात की जाए आमने सामने टक्कर की तो कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ पर आमने सामने टक्कर देखने की उम्मीद जताई जा रही कि इनके बीच में जो टक्कर होगी वो कांटे की टक्कर होगी। क्योंकि कानपुर में अगर बात की जाए तो कमल रानी वरुण के निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं और बीजेपी की वो विधायक रही, मंत्री रही, जिनका कोरोना काल के चलते निधन हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में फिलहाल जो है वो मतदान शुरू हो गया है। मेरे साथ वो मौजूद हैं जिन्होंने बुलंदशहर में सबसे पहला वोट डाला था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, आवास विकास बुलंदशहर से। सुरेंद्र जी, एक बार फिर आपको दोबारा चुनाव में जो है मतदान करने का मौका मिला है बुलंदशहर में। सबसे पहला वोट आपने डाला है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले वोट डालने पर मुझे बिल्कुल प्रसन्नता महसूस हो रही है कि मैं शायद जनपद बुलंदशहर से सबसे पहला मतदाता हूं जिन्होंने वोट किया है। बिल्कुल, देखिए अगर कोरोना काल की बात करें, कोरोना को लेकर के वोटिंग की बात करें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग साफ दिखाई दे रही है और वोटरों ने बाकायदा मास्क लगा रखा है। कहीं ना कहीं यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ चाक चौबंद कर दिया गया है, सब पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जी शिवराज, जो आपके पीछे हम मतदान केंद्र देख रहे हैं, अगर आप खुद जाके वहां पर जायजा ले पाएं कि किस तरीके की तैयारी प्रशासन की है, शासन की है और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की किस तरह की तैयारी है, सैनिटाइजर उपलब्ध है या नहीं, किस तरीके के कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है? पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार की यहाँ पे चीजें हैं प्रशासन के द्वारा लेके और जो भी सुविधाएं दी गई हैं मतदाताओं के लिए। एक बार नजर डालेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने आप देख सकते हैं पूरे गेट को सजाया गया है। मतदान केंद्र लोगों को, मतदाताओं को रिझाने के लिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के द्वारा। सैनिटाइजर भी व्यवस्था की गई है कि जो भी मतदाता यहाँ पर आएंगे वो पहले उनका हाथ सैनिटाइज कराया जाएगा और उसके बाद मतदान कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से पूरा डेकोरेट किया गया है, पूरे गेट को सजाया गया है कि जो भी मतदाता यहाँ पर आए वो पूरी तरह से रिझाने का पूरे प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। और हम लोग अंदर चल रहे हैं। ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, पतारा का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरी जो भी व्यवस्थाएं हैं आप नजर डाल सकते हैं एक बार की गुब्बारे जगह जगह लगाए गए हैं, फ्लावर्स लगाए गए हैं और पूरा बूथ को इस तरह सजाया गया है। यहाँ पर देखिए लोगों के लिए टी स्टॉल भी बनाया गया है कि जो भी यहाँ मतदाता आएंगे उनके लिए अगर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो तो मतदाता के लिए हर वो चीज़ मुहैया कराई गई है प्रशासन की तरफ से कि किसी भी प्रकार से मतदाता को कोई भी समस्या ना हो। हम आगे चलेंगे बूथ के पास जहाँ पर इस समय वोटिंग हो रही है, एक नज़र डालेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट ही बनाया गया है जहाँ पर मतदान करने के बाद वो अपने सेल्फी ले सकते हैं। सेल्फी पॉइंट आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट ही बनाया गया है। आप नजर डालिए कि मतदाता यहाँ पर आएंगे और अपना मतदान करने के बाद वो सेल्फी भी ले सकेंगे, जिससे कहीं ना कहीं काफी कुछ उनके अंदर एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। सामने ये केंद्र है जहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है। अभी हालांकि सुबह का समय है तो इक्का दुक्का ही मतदाता निकल कर आए हैं। जैसे समय बीतेगा मतदाताओं की संख्या बढ़ती जाएगी। हमारे साथ उन्नाव से गौरव शर्मा भी बने हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। पुनीत, सबसे पहले अब मैं उनका रुख करूंगी। गौरव, किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं उन्नाव में? बिल्कुल, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है शासन ने उसका जो है वो काफी तादाद में कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिसकर्मी, पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। लगभग 4000 से अधिक फोर्स तैनात है और लगभग जो क्रिटिकल जो मतदेय स्थल है वहाँ पर पोलिंग बूथ है वहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। सीसीटीवी की निगरानी में हो रहा है। कोविड-19 के जो नियम है उनको ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की गई है, जो कि जो लोग भी ईवीएम पे जाएंगे उनको हैंड ग्लव्स दिए जाएंगे। हैंड ग्लव्स पहनकर ही वो ईवीएम का बटन दबाएंगे। हालांकि ये सारी व्यवस्थाओं के तहत यहाँ पर जो मतदान हो रहा है और साफ तौर पर जो भी लोगों की जन समस्याएं हैं उनको लेकर यहाँ पे लोग अपना वोट करने आ रहे हैं और वोट की चोट से वो जो प्रत्याशी है उसको चुनने जा रहे हैं। जी, बताया जा रहा है गौरव की लगातार जो है ये देखने को मिला है कि कोरोना गाइडलाइंस का जो है पालन नहीं किया गया है मतदान केंद्र पर, ऐसी कुछ खबरें सामने आई हैं। तो इस बीच आपने जो जायजा लिया है मतदान केंद्रों का, वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्या मतदान केंद्रों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है? वो तमाम तैयारियां इलेक्शन कमीशन की ओर से की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती अब इलेक्शन कमीशन के सामने भी है। इलेक्शन कमीशन के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है उन्नाव में। और आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पर 6 बजे के करीब यहाँ जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर पहुंचा था तो वहाँ पे मॉक कॉल किया गया था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी लोग मतदान करने आएंगे लगभग 1 मीटर की दूरी एक से दूसरे पर्सन के बीच में होगी और उनके हाथ में सबसे पहले जो सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ कराए जाएंगे, फिर हैंडग्लव्स दिए जाएंगे, उनके मास्क को चेक किया जाएगा। अगर वो मास्क पहन के नहीं आते हैं तो उनको मास्क भी वहाँ पर अवेलेबल कराया जा रहा है पोलिंग बूथ पर। ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं ये जिला प्रशासन ने जो भी पोलिंग बूथ है और सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखे गए हैं कि अगर इसका पालन नहीं होता है तो जो भी वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, मैं पुनीत के पास जाऊंगी। पुनीत, बुलंदशहर में 16 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होना है। क्या उम्मीद कि जनता किसके चेहरे पर मोहर लगाती है? पुनीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? किसके जो है किसको अपना नेता चुनती है, लेकिन फिलहाल अगर वोटरों की बात करें तो देखिए वोटर यहाँ बाकायदा लाइन में लगे हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वोटिंग चल रही है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। साथ ही अगर कोरोना काल में वोटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है वो देखिए बाकायदा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया जा रहा है और जो वोटर हैं वो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें बुलंदशहर सुरक्षा व्यवस्था की तो यहाँ पर पूरे बुलंदशहर में 20 जो मतदान केंद्र हैं वो अति संवेदनशील इलाके में आते हैं, जहां बताया जा रहा है कि सीआरपी और पंजाब पुलिस की जो टुकड़ी है वो सुरक्षा व्यवस्था उनकी संभाल रही है। जी
पुनीत, 16 प्रत्याशियों की किस्मत पे आज फैसला होना है। 16 प्रत्याशी, क्या मूलभूत यहाँ पर समस्याएं रही हैं लोगों की, किन समस्याओं से त्रस्त हैं लोग, और अब तक अगर यहाँ पर उन समस्याओं का निपटारा नहीं किया गया तो ये तमाम सवाल जो हैं आज मतदाता के मन में होंगे और इन्हीं सवालों के साथ आज मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाले हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है और मतदाता क्या कह रहे हैं? ये जो वाइट है इसको बोला है बिल्कुल, देखिए अगर मतदाताओं की बात करें तो साफ उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो मेन समस्या है वो सड़क और बिजली की है, जिसको लेकर के वो वोटिंग कर रहे हैं, जिनका ये मानना है कि किस तरीके से मतदान। देखिए मेरे साथ एक वो बच्ची मौजूद है जिसने पहला अपना वोट डाला है और उनसे जानते हैं, उस बच्ची से जानते हैं कि किस तरीके से। क्या नाम है आपका? सौम्या। क्या नाम है आपका? सौम्या उपाध्याय। सौम्या, ये बताइए कि आपने पहला वोट करा है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने पहला वोट दिया है और सुबह ही सुबह मैं इसलिए जल्दी आई कि मैं सबसे पहला वोट देना चाहूँगी, इसलिए मैं जागरूकता रहनी चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। कैसा नेता आप चुन रही हैं बुलंदशहर के लिए? क्या है मूलभूत जो क्या मांग है? मांग मतलब लगना चाहिए कि हमारे देश के लिए या हमारे उसके लिए वो अच्छा कर रहा है, तो वोट फॉर बीजेपी। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से ये बता रही हैं कि वो जो है यहाँ की क्या मांगे हैं और किसको वो अपना नेता चुनना चाहती हैं। ठीक है, मैं अब गौरव शर्मा के पास चलूंगी। गौरव, क्या हालात, क्या जायजा वहां पर आपने लिया है उन्नाव का मतदान केंद्रों पर? क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं और साथ ही क्या मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं या अभी थोड़ी देर बाकी है, क्योंकि अभी आधा ही घंटा हुआ है मतदान को शुरू हुए हुए? बिल्कुल, जो मतदान है वो शुरू हो चुके हैं। 7 बजे यहाँ पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी और मैं आपको बता दूं कि जो मतदाता है वो यहाँ पे मतदान करके भी जा रहे हैं, लोग लाइन में भी लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो अभी मतदान करके निकली हैं। सबसे पहले महिलाओं ने ही यहाँ पर मतदान किया है और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी नियम है, जो भी प्रक्रिया है वो फॉलो की जा रही है यहाँ पर और खास तौर पर कोविड-19 के नियमों का ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, मैं आपको बताना। वोट कर चुके आप? कौन से मुद्दों को लेकर वोट किया है आज? सबसे पहले आप लोगों ने वोट किया है एजुकेशन। हमारे साथ कानपुर से शिवराज साहू भी लगातार बने हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। शिवराज, देखिए 6 उम्मीदवार जो हैं वो घाटमपुर से मैदान में है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों में यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला है इस बार घाटमपुर में। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो नदारद दिखी है घाटमपुर से, तो उसको लेकर क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है और क्या नफा नुकसान यहाँ पर हो सकता है कांग्रेस को? निकिता आपको बता दो, कांग्रेस की बात की जाए तो अजय कुमार लल्लू लगातार 3 दिन घाटमपुर में बने रहे और गांव-गांव जाकर लोगों से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते रहे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है कृपा शंकर संकवार, वो एक डॉक्टर हैं और सरकारी नौकरी से बीआरएस लेने के बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी कि कांग्रेस का यहाँ पर शुरुआत में तो काफी समय तक यहाँ के विधायक रहे और यहाँ पर कांग्रेस की बोलबाला रहा, लेकिन काफी समय बीतने के बाद अभी तक कांग्रेस ने दोबारा यहाँ पर यहाँ की जो सीट है उसके खाते में नहीं गई है। तो इसको भी देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जो भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी गांव-गांव जाकर लोगों से अपील की है और लोगों से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं उसका फर्क देखने को मिल सकता है निकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो चूंकि प्रदेश में सरकार है और यहाँ पर प्रेजेंट में जो विधायक रही है कमल रानी और उनका निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। देखिए शिवराज, 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस बार मैदान में हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है कि जनता किसके नाम पर वोट करेगी? क्योंकि यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, वो सबसे ज़्यादा खराब पानी की रही है। पिछले 4 साल की बात की जाए तो खराब पानी की वजह से यहाँ पर जनता बुरी तरीके से त्रस्त है। कई बार आंदोलन हो चुके हैं, कई बार अभियान हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक वो जो परेशानी है वो दूर नहीं हुई है। ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनको लेकर आज मतदाता जो हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, 6 प्रत्याशी, किस पर जनता मोहर लगाएगी? और सबसे बड़ी बात है, ये जो पानी की समस्या है इसको लेकर कांग्रेस को आजमा चुकी है, बीजेपी को आजमा चुकी है, तो इस बार किसकी उम्मीद है?
निकिता, आपको बता दूं, घाटापुर की बात की जाए तो यहाँ पर काफी समय से पानी की समस्या बनी हुई है और काफी इसके लिए आंदोलन भी किया गया है, काफी धरने प्रदर्शन भी किया गया है और ऊपर अधिकारियों से भी बात की गई, लेकिन अभी तक यहाँ की जो समस्या है उसका निदान नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जनता के दिमाग में ये चीज जरूर होगी कि जो उनकी समस्या को निदान करेगा उन्हीं को वो अपना मतदान करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 6 प्रत्याशियों में से जनता किसको अपना पसंदीदा विधायक चुनती है और किसको सीटें बैठाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी वक्त यह नजर डाले, जिस प्रकार से इंडिया न्यूज की टीम ने जाकर गांव-गांव लोगों से बात की है, ग्रामीण इलाकों में बात की है, तो कहीं ना कहीं उनके सामने एक जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त आ रही है वो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, जो आवारा जानवर घूम रहे हैं। शिवराज, बीजेपी के जो संख्या में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये किसानों के दिमाग में बड़ी समस्या है। शिवराज, देखिए, किसान जो हैं वो परेशान है जैसे कि आपने बताया, लेकिन बीजेपी के कई नेता, कई स्टार प्रचारक, उनका कहना ये है कि हम इस बार उपचुनाव में जीतेंगे, हमने काम किया है, हमने विकास का काम किया है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमने नहीं किया। तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी पूरे प्रदेश को खा गई है, आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है। ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था ये हमने प्रचार प्रसार में खूब देखा है। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जनता त्रस्त है। जी, आपको बता दूं, सभी पार्टियों के लोग लगातार दावे कर रहे हैं अपने अपने लिए काम कराने, लेकिन अगर जमीनी हकीकत पे आए तो घाटमपुर के हाल बस से बदतर है। उनके लोगों से बात की गई तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक चीज ये भी देखने को मिली है कि बदलाव होना जरूरी है। तो और इस घाटमपुर सीट का इतिहास भी रहा है कि अक्सर एक बार जिसके खाते में गई और दोबारा बदली तो सीटें बदलती रही हैं, इसका इतिहास रहा घाटमपुर का। और घाटमपुर की बात की जाए तो खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आकर जनसभा की, अपने प्रत्याशी के लिए लोगों से समर्थन मांगा है और उनके साथ साथ बसपा भी पीछे नहीं रही है, कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से जो भी उनकी ताकत है पूरी ताकत झोंक दी सीट के लिए, अपने पाले में गिराने के लिए। शिवराज, इस बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल ने भी मुसलमीन ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या निर्दलीय भी इस बार किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि जनता भी यहाँ पर कुछ विश्वास जरूर जगा रही है उनके ऊपर? निकिता, घाटमपुर की बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशियों का यहाँ कोई खास वो नहीं रहा है अभी तक, और इस बार भी जो प्रत्याशी हैं वो कोई खास छवि नहीं है उनकी। लेकिन हाँ, कुछ ना कहीं थोड़े वोट काटने का काम जरूर करेंगे। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो मुस्लिम के प्रत्याशी के, जो मुस्लिम पार्टी के जो यहाँ पर प्रत्याशी खड़े हुए, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट को तो कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाएंगे। उसका सीधा नुकसान कांग्रेस और सपा को होगा। ठीक है, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मोहम्मद शाहिद भी जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। अब मैं उनका रुख करूंगी। शाहिद, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? कोरोना काल में ये पहला चुनाव है, आधे घंटे पहले ही वोटिंग शुरू हुई है, तो सबसे पहले तो क्या कुछ तैयारियां मतदान केंद्रों पर आपको देखने को मिल रही हैं, प्रशासन की, शासन की और साथ ही इलेक्शन कमीशन की? निकिता, मैं बता दूं, मैं गौरी शंकर इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं। यहाँ पर चुनाव मतदान अभी शुरू हुआ है, लेकिन जिस तरह से आम मतदानों में देखा जाता है कि लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, ऐसी लाइनें अभी नहीं दिख रही हैं। एक मतदाता आ रहा है, अपने मत का प्रयोग कर यहाँ से जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से प्रशासन ने कमर कस दी है। इस तरह 2 चुनौतियां तो प्रशासन के सामने है। एक तो शांतिपूर्वक मतदान कराना, दूसरा कोविड-19 का जो पालन है उसको कराते हुए मतदान कराना। इन दोनों चीजों के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और पूरी तरीके से मास्क लगाकर ही अंदर आने दिया जा रहा है और जो सफेद गोल घेरे बनाए उसमें खड़े होने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। लेकिन अभी लाइनें यहाँ पर नहीं दिख रही है, मतदाताओं की पूरी तरीके से अभी कभी दिखाई दे रही है। जी निकिता, क्या कुछ तैयारियां, जैसे कि आपने बताया कि पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह भी हो जाती है कि अगर मैं फिरोजाबाद की बात करूं तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जनता किसके चेहरे पर इस बार अपनी मोहर लगा सकती है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। 7 में से 6 सीट ऐसी हैं दरअसल जहां पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन फिरोजाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है इस बार। जी निकिता, टूंडला विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस का पर्चा खारिज होने की वजह से वो मतदान से बाहर हो गए थे और सिर्फ 3 पार्टियों की जोरदार यहाँ पर टक्कर है, क्योंकि यहाँ 2 प्रत्याशी धनगर समाज के हैं। धनगर समाज का वोट यहाँ पर ज्यादा है, 2 इसके हैं और उसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला है। अब धनगर समाज का वोट किधर जाता है ये देखने वाली बात होगी। जी निकिता,
शाहिद, अगर मैं राजनीति समीकरण की बात करूं तो राजनीति समीकरण जो हैं वो क्या कहते हैं? क्या मूलभूत समस्याएं यहाँ के लोगों की हैं? किस चीज़ों से लोग परेशान हैं? क्योंकि कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि गंदा पानी से लोग परेशान हैं, आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं और इसी चीज़ों को लेकर मतदाता पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। लेकिन राजनीति समीकरण फिरोजाबाद के क्या कुछ कहते हैं? निकेता, मैं बता दूं, हमने लगातार गांव में जाकर चुनावी चौपाल की थी, लोगों से बात की थी, शहर में जाकर बात की थी, चाय की दुकानों पर बात की। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सड़क और पानी बिजली की बताई गई है। कई गांव तो ऐसे थे जो मतदान करने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनको समझा बुझाकर मतदान करने के लिए राजी किया। उनका कहना है कि मतदान जब किया जाता है, वोटिंग का टाइम आता है तो नेता लोग आते हैं, उसके बाद कोई यहाँ की सुध नहीं लेता है। सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, गड्ढे हैं, लेकिन मतदान के टाइम तो लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी नेता यहाँ नहीं दिखता है। लेकिन मतदान करना है, जरूरी है, इसमें से मतदान तो करेंगे। लेकिन अगर इस बार हमारे गांव में काम नहीं होता है तो 2022 में इसका जवाब हम जरूर देंगे। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि इनके मतदान के बाद इनके कार्य होते हैं क्या नहीं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सड़क और पानी बिजली की दिखाई दी। जी निकेता। शायद देखिए, अगर हम पिछले चुनाव प्रचार की बात की जाए तो चुनाव प्रचार प्रसार में योगी आदित्यनाथ ने हर सीट पर खूब चुनावी रैलियां की हैं, खूब जनसभाएं की हैं, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं नदारद दिखी हैं चुनावी रैलियों से, जनसभाओं से। तो इसका कितना नफा नुकसान देखने को मिल सकता है? विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने सभाएं की हैं और उसके अलावा बड़े सभी नेता भाजपा के चुनावी मैदान में यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बीएसपी के सिर्फ सतीश मिश्रा जी ने एक सभा की थी। समाजवादी पार्टी से कोई भी बड़ा नेता सभा करने टूंडला विधानसभा में नहीं आया। इसी वजह से भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि पूरी ताकत भाजपा ने यहाँ झोंक दी है और ये टूंडला विधानसभा सीट भाजपा के पास ही थी और भाजपा चाहती है कि ये सीट हर हालत में उनके पास ही रहे। इसी वजह से पूरी ताकत भाजपा ने, जो कि आखिरी दिन भी एक बड़ा रोड शो टूंडला विधानसभा में भाजपा के द्वारा निकाला गया था। जी निकेता।